हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आ गए हैं तो बेटा यहाँ पे अपना चैप्टर चालू होने वाला है, दैट इज योर प्लांट किंगडम। तो बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि यार प्लांट किंगडम एक टफ चैप्टर माना जाता है आपके क्लास 11 के लिए। तो इस टफ चैप्टर को मैं इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये आपका होगा लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर को करने से पहले कुछ भाई साहब आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या सर? कि हमें एनसीईआरटी बार बार रीड करनी पड़ेगी। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, क्लास 11th में हो, या फिर कौन सी भी अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े बहुत आने चाहिए। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा लिंक करवाते हुए चलूंगा। तो जो यहां से आपका प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहा है उनके लिए भाई एक ये कि आप कंटिन्यूसली वीडियो में बने रहे, और इसमें आपको जो भी डाउट आएगा वो आपको कमेंट में भेजना है कि सर ये आपको थोड़ा आप ये आपने ऐसे बताया था तो इसका ये मीनिंग क्या होगा। तो वो आप कमेंट से भी हम आपके डाउट्स को आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है आपकी नए चैप्टर की, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है सर। तो ये प्लांट किंगडम आपका जो टॉपिक है उसका नाम सर क्यों इसको अपन इसके बाद पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपका पहला जो आपका होता है दैट इज किंगडम मोनेरा, जो अपन पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जी सर। उसके बाद आपका आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगेन पढ़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद आपका आ जाता है फंगाई, वो भी अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सारे किंगडम्स पढ़ते हैं। लेकिन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हमने अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया है। जी सर। तो अभी प्लांट किंगडम का मैं आपको थोड़ा आर.एच. विटेकर साहब का पहले क्लासिफिकेशन थोड़ा समझाना चाहूंगा। ठीक है सर। तो अगर आपको ये पहले से ही आता है तो आपका अच्छी बात है, आपका मेरे साथ रिवीजन हो जाएगा। जी सर। आर.एच. विटेकर को कौन मुझे इसकी डेट बता सकता है? क्योंकि इसकी डेट ही कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। सर इसकी डेट क्या होगी? इसकी डेट होगी 1969। यस सर। तो आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में आके उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की? सर गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है सर। इसमें इस 5 को हाईलाइट कर दे, और आपको पता होना चाहिए ये 5 किंगडम सर कौन से हैं। यस सर, हमें ये 5 किंगडम्स के नाम भी अच्छे से मालूम है। सर इन 5 किंगडम का नाम आप जल्दी से, अगर आप घर पे हो तो जल्दी से भाई साहब इनका नाम आपके कॉपी में जल्दी से लिख दो। सर पहला अपना आता है किंगडम मोनेरा। जी सर। किंगडम मोनेरा के बाद क्या आएगा सर? किंगडम मोनेरा के बाद आएगा सर प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के बाद क्या आएगा सर? प्रोटिस्टा आएगा। जी सर। किंगडम मोनेरा के बाद आएगा प्रोटिस्टा। जी। प्रोटिस्टा के बाद आपका कौन सा किंगडम आएगा सर? प्रोटिस्टा के बाद आपने बताया था फंगस आएगा, दैट इज फंगाई किंगडम। जी सर, फंगाई आएगा। यस। थर्ड है आपका फंगाई। बिल्कुल सर, फंगाई तो आना ही है। उसके बाद आपके किंगडम्स क्या आएंगे सर? जो आपने सेपरेटली क्यों से एरो कर दिया? क्योंकि भाई आपका इसका अलग चैप्टर है। यस सर। ये आपका क्या है सर? फोर्थ है प्लांटेई बोलते हो आप, किंगडम प्लांटेई या फिर प्लांट किंगडम। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा सर? इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अपना किंगडम, दैट इज फॉर श्योर, जो कि हम इस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो आपको मालूम है। यस सर, हमें मालूम है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। जी सर। अभी यहां पे आप देखना क्या हो रहा था।
यहाँ पे अपने पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी, वो आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दी थी सर? सर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने दी थी। बिल्कुल, आर.एच. विटेकर साहब आए और उन्होंने बोला कि यार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया आएगा। तो आप सब ने बोला जी सर ये तो हमें मालूम है, तो इसमें क्या नई बात है? यस। तो यहां पे देखना, किंगडम मोनेरा के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते हो क्या? जस्ट एक रिकॉल के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि बायो आपको लग रहा होगा सर इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें आपके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किंगडम मोनेरा में बेटा क्या आएगा सर? इसमें आएंगे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। यस। उसके बाद सर यहाँ पे प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या आएगा? सर प्रोटिस्टा में आपने बताया था कि ये भी कुछ कम ही डेवलप्ड होंगे, ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो, ये भी कुछ कम ही डेवलप्ड होंगे। तो सर प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर तो होगा ही, जी सर यूनिसेल्यूलर है, सर यूनिसेल्यूलर होंगे, लेकिन ये यूकैरियोट्स होंगे। बिल्कुल सही। सर फंगाई कैसे होंगे? सर यहां पे आपके पास लिखा जाता है मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होंगे। जी गुरुजी, ये हमारे मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होंगे क्या? नहीं, ठीक है भाई, समझ में आ गया सर, मोस्टली मल्टीसेल्यूलर है। उसके बाद यार यूकैरियोट्स होंगे या प्रोकैरियोट्स होंगे? सर एक ही अपने पास प्रोकैरियोट होता है, तो ये से यूकैरियोट्स लिख दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, लिख दिया है मैंने आपके लिए यूकैरियोट्स। उसके बाद सर यहाँ पे जो अपन ये किंगडम पढ़ रहे हैं, तो इस किंगडम के बारे में तो आपको पहले ही पता है। सर हमें क्या पता है? आप कहोगे हमें क्या पता है? सर यहां से आप बता सकते हो, सर ये भी मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होंगे। बिल्कुल सही मैंने कहा, मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होंगे। जी सर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होंगे। और ये कैसे होंगे बेटा? आप खुद ही बता सकते हो। यस सर, ये भी आपके होंगे यूकैरियोट्स, ये भी सर होंगे यूकैरियोट्स। तो आपको सर किंगडम प्लांट या फिर किंगडम प्लांटेज चालू करने से पहले ही आपको 2 पॉइंट्स तो उसके पहले ही मालूम है। जी गुरुजी 2 पॉइंट्स हमें पहले ही मालूम है। उसके साथ साथ अगर मैं एनिमिलिया की बात करूंगा, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा सर? आप लिखोगे मोस्टली, नहीं, यहां पे मैं लिखूंगा मल्टीसेल्यूलर। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आने वाला है, सर आपने इनमें यूनिसेल्यूलर लिखा, मोनेरा में, इस प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्यूलर लिखा, फंगाई और प्लांट्स में आपने मोस्टली मल्टीसेल्यूलर क्यों लिखा, और एनिमिलिया में बस आपने मल्टीसेल्यूलर ही क्यों लिखा? तो बताता उसका आंसर। सर ये भी कैसे होंगे? सर यूकैरियोट्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, यूकैरियोट्स होंगे। यस सर यूकैरियोट्स होंगे। उसके साथ साथ सर हमें इसका मोस्टली और इसका मोस्टली समझ में नहीं आया, तो भाई यहां पे आपके ऊपर एक इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आपको पहले से ही ये मालूम है तो आप इसे नोट नहीं करना, बस आप सुनते रहना, क्योंकि आपके बेसिक्स यहाँ पे मैं बनवा रहा हूं, ताकि आपको स्लोली सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में फिट हो सके। जी सर, ये सर हमें मोस्टली और मोस्टली का मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, तो वो खुद के पास रखे और उसका आंसर तुम्हारे बुक में लिख दो जल्दी से। यस सर लिख दिया, जिन्हें पता है वो लिखेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो मेरे पास देखेंगे अभी। यस सर, ये आपने मोस्टली क्यों लिखा? तो मोस्टली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो यहाँ पे आपका आता है ईस्ट, जो सर हमारा ईस्ट आता है, वो हमारे पास होता है यूनिसेल्यूलर। जी सर, जो हमारा ईस्ट है वो होगा यूनिसेल्यूलर। ठीक है सर। मल्टीसेल्यूलर क्या थे सर? मल्टीसेल्यूलर बाकी के हैं,
तो मैंने मोस्टली मल्टी सेल्यूलर क्यों लिखा सर? क्योंकि ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन एक ऐसा है ईस्ट जो कि आपका यूनिसेल्यूलर है। बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। यस, तो ये सवाल पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। अगर वो घुमा के कर दे, पूछ दे कुछ भी, तो मेजॉरिटी लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कि फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर और उसके साथ साथ बनाऊंगा फंगाई आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, तो दोनों ही अपने रिस्पेक्ट में कहां ना कहां ट्रू है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेटली करेक्ट होगी सर, मोस्टली वाली करेक्ट होगी। मोस्टली वाली सबसे एक्यूरेटली करेक्ट होगी जी सर। मोस्टली वाली सबसे एक्यूरेटली करेक्ट होंगी जी सर। यस, समझ में आ गया सर। प्लांटे में क्या होता है सर? प्लांट्स में भी आपके पास एक देखने को मिलेगा, जो अपन एल्गे में पढ़ेंगे, तो दो आपके पास एल्गेस होते हैं। कौन से सर? इनका नाम है क्लमाइडोमोनास, और उसके साथ साथ आपके पास आता है क्लोरेला। यस सर, नोट कर लीजिए इन दोनों को। ये जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये आपके क्या होते हैं सर? यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो इसलिए मैंने मोस्टली लिखा जी सर। इसलिए आपने मोस्टली लिखा। इसलिए आपने क्या लिखा? मोस्टली लिखा। इसलिए आपने क्या लिखा सर? मोस्टली लिखा। ठीक है सर। देखना अभी ध्यान से, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है सर। वो लाइन आपकी हमारी कौन से वाले चैप्टर में लिखी हुई होगी? क्योंकि आप ये तो बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का समझा रहे हो। मैंने कहा वो आपकी लाइन प्लांट किंगडम में लिखी हुई है सर। क्या प्लांट किंगडम की बेटा लाइन ध्यान से सुनना। our view about plants is changed from time। कि एक्यूरेट जो आपकी स्टेटमेंट है वो तो नहीं है, लेकिन ये उसके सिमिलर एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है। आर व्यू अबाउट प्लांट्स इज चेंज्ड विथ टाइम। हाँ, विथ टाइम आपका चेंज हो गया है सर। क्यों हमारा विथ टाइम चेंज हुआ है? विथ टाइम हमारा चेंज हुआ है। आर व्यू अबाउट प्लांट्स इज चेंज्ड विथ टाइम। क्यों सर? ये यहां पे क्यों लिखा हुआ है बताता हूं। इसके बारे में क्या है, जो आपका जो किंगडम मोनेरा है उसके पास क्या होता है सर? किंगडम मोनेरा के पास होता है सेल वॉल। सर इसके पास सेल वॉल है सर। यस सर, इसके पास सेल वॉल है। किसकी बनी हुई होती है सर? पेप्टिडोग्लाइकन। जी सर, इसमें सेल वॉल तो होती है जो कि बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। जी सर, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। उसके साथ साथ क्या आपकी प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होगी? इससे थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं, क्योंकि इस पॉइंट का ही मैं यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। यस सर, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हमें तो लगता था कि ऐसे ही लिख दी है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है वो क्या होगा? यस सर, प्रोटिस्टा में क्या होती है? Some have cell wall, and some don't। तो ये कैसा है सर? ये थोड़ा बीच का है। इसमें क्या है? some have cell wall, और किन किन के पास तो सेल वॉल भी नहीं होती सर। किन किन के पास तो सेल वॉल नहीं होती, नंगे पुंगे पाए जा रहे। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ रहे थे सर? प्रोटिस्टा में ये पढ़ रहे थे किन किन के पास तो सेल वॉल है और किन किन के पास सेल वॉल नहीं है। जी सर,
उसके साथ साथ यहां पे मैं क्या कहूंगा, फंगाई के बारे में। फंगाई सर यहां पे ही कंटिन्यू कर सकता हूं। यस सर कर दीजिए। नोट कर पा रहे हो ना अच्छे से? नोट कर पा रहे हो अच्छे से? यस सर। तो यहां पे फंगाई की ही बात चल रही है। ये सेल वॉल, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट होगी सर। यस सर, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट होगी। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है सर? काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी हुई होती है। जी सर। यस यस सर, सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी हुई होती है। उसके साथ साथ प्लांट में बात करेंगे सर, प्लांट में बात करते हैं तो हमारे पास सेल्यूलर सेल वॉल होगी सर। प्लांट का भी एक और पॉइंट पता चल गया कि उनमें सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यस सर, वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जो हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। यस सर, cell wall is present and it is cellulosic. It is cellulosic. Yes sir. उसके साथ साथ एनिमीलिया की बात करेंगे तो सर एनिमल्स हैं हम, हमारे पास तो सेल मेम्ब्रेन ही होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। यस यस सर, जो आपने यहां पे स्टार मार्क किए हुए हैं ब्लू पॉइंट्स, वो हमारे इनके सेल वॉल के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, जो अपने पास थे आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, उनके पास सेल वॉल थी। जी सर, उनके पास सेल वॉल थी, दैट इज पेप्टिडो ग्लाइकन की थी। पेप्टाइड मतलब क्या? अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड से बनी हुई होगी। यस सर। उसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोटिस्टा था, उसमें सेल वॉल किन किन के पास थी, किन किन के पास नहीं थी। यस सर। उसके बाद सर फंगस है, इनके पास सेल वॉल थी और ये काइटिन की थी। यस सर। उसके बाद अपन ने देखा प्लांटे, तो प्लांटे के पास तो हमें मालूम है सर, उनके पास तो सेल वॉल होगी और वो सेल्यूलोज की होगी। यस। एनिमल सर हमारी बात करोगे तो ह्यूमन चीक सेल जो आप लेते हो यहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो उसमें तो सेल वॉल नहीं होता, उसमें बस सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो एनिमल्स के सेल होते हैं, एनिमीलिया वाले होते हैं, उनमें आपका सेल वॉल क्या होता है सर? एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही, एब्सेंट होगा। यस पक्का। यस सर। तो अभी जिनके पास सेल वॉल था, क्या लिखा, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? ध्यान से इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं सर। earlier ध्यान से देखना। earlier organisms with cell wall were placed in the प्लांट किंगडम। सर ये बात क्या है? ये ऐसी बात है जो आपका लीनियस साहब ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें क्या था सर? इन लीनियस साहब ने, अपने लीनियस कैरोलस लीनियस साहब ने क्या किया था? अर्लियर जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल थी वर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम। तो आप बता सकते हैं क्या सर प्लांट किंगडम में क्या क्या होगा? सर प्लांट किंगडम में मोनेरा वाले होंगे। जी सर। सर कुछ कुछ प्रोटिस्ट होंगे। यस सर। फंगस होगा। यस सर। और खुद प्लांट्स होंगे। जी सर। ये समझ में आया? यस। तो यहां पे मैं आपके ही नॉलेज से मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं सर? हमारे ही नॉलेज से आप लिख सकते हो बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा वाले बैक्टीरिया, कॉमा मैं लिख सकता हूं साइनोबैक्टीरिया। यस सर, वो भी आता है सर, वो भी आता है अपने मोनेरा के पास। जी सर। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कॉमा फंगाई, and some protestians were
also kept under plant kingdom। थोड़ा ये नीचे लिख दिया मैंने। अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो थोड़ा आप जूम कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी अगर आपको हैंडराइटिंग छोटी लग रही होगी तो आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। यस सर, मैं आपको रीड करके बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगाई एंड सम प्रोटिस्टियंस वर आल्सो केप्ट अंडर प्लांट किंगडम। यस, वर आल्सो केप्ट अंडर द प्लांट किंगडम। जी सर, बैक्टीरिया को रखा था, साइनोबैक्टीरिया को रखा था, फंगस को रखा था और प्रोटिस्टा के भी कुछ कुछ मेंबर्स को रखा था सर। प्लांट्स को नहीं रखा था। अभी प्लांट्स तो होंगे ही ना सर, ये मैंने लिखा है वर आल्सो केप्ट, मतलब उसके साथ साथ प्लांट्स तो होंगे ही। यस सर, उसके साथ साथ प्लांट्स तो होगी। यस सर, तो हमारा व्यू बदला है। हमारा व्यू क्या हुआ है सर? बदला है। अभी हमारे पास, अभी ये हमारे पास है नाउ इन प्लांट किंगडम। यहां पे लिखूंगा नाउ इन प्लांट किंगडम नाउ इन प्लांट किंगडम हमारे पास कौन कौन से हैं सर? नाउ इन प्लांट किंगडम तो हमारे पास जो आपके इसके डिविजन्स होंगे वही होंगे। यस सर, तो उसका नाम होगा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और आपके आ जाएंगे एंजियोस्पर्म्स। सी सर, थोड़ा सा प्लांट किंगडम की तरफ चला गया, कोई बात नहीं, इसे सर्कल कर लेता हूं आपको समझने के लिए। सर एल्गी आपका आएगा, ब्रायोफाइट्स आपके आएंगे। यस, जिम्नोस्पर्म्स तो आपके सर फोर्थ है सर। थर्ड बीच का रह गया सर, वो है आपका टेरिडोफाइट्स। यस सर, और आपका है एंजियोस्पर्म। तो टॉपिक का नाम मैं हटा दूं? यस सर, टॉपिक के नाम तो हमें पता है पहले से ही, प्लांट किंगडम है, तो आप यहाँ पे अपनी जगह ले सकते हो। तो मैं जगह ले लेता हूं मेरे लिए। यस सर, क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो मैं एंजियोस्पर्म्स थोड़ा नीचे लिख दूंगा। यस सर, एंजियोस्पर्म्स नीचे लिखना ही होगा, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे पास प्लांट्स कौन से होते हैं सर? एंजियोस्पर्म्स ही होंगे। ये तो फ्लावरिंग प्लांट्स है। यस सर, तो एंजियोस्पर्म्स भी सर हमारा भी खिलखिलाता हुआ दिख गया है। यस सर, तो पहला आपके पास क्राइटेरिया क्या है सर? पहला एल्गे है, दूसरा ब्रायोफाइट है, तीसरा हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइट है, चौथा हमारे पास एंजियोस्पर्म है, चौथा हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, और पांचवा हमारे पास क्या है? एंजियोस्पर्म है। सर यहां तक की डिस्कशन सही है? एक बार देखना यहां तक की डिस्कशन क्या सही लग रही है? यस सर, यहां तक की डिस्कशन सही है। यस सर, अभी मैं क्या कहना चाहता हूं सर, आपने प्लांट किंगडम में आपके जो 5 चीजें हैं वो तो अभी अपन पढ़े हैं नाउ इन प्लांट किंगडम। पहले सर अपन किन किन को लेते थे सर? पहले अपन बैक्टीरिया को भी लेते थे, साइनोबैक्टीरिया को भी लेते थे, साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ आपके पास फंगाई को भी लेते थे, कुछ कुछ प्रोटिस्टियंस है उन्हें भी लेते थे। यस सर, यस सर, लेकिन अभी क्या हो रहा है? नाउ वी आर जस्ट टेकिंग योर एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि सर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में डाल दिया, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में डाल दिया, फंगाई के लिए अलग किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो अपने बचे हुए प्लांट्स कौन से थे सर? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। याद कर लो, यहाँ पे ही क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बिल्कुल सही बात है सर।
अभी मुझे यहां से बताना कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। यस सर। जैसे अपन ऐसे यहां पे जा रहे थे सर, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। कैसे बताऊं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। मोनेरा सर छोटे अपने यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, उसके बाद थोड़ा और ज्यादा डेवलप होंगे, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर ही अभी लेकिन यूकैरियोट्स है। तीसरे नंबर पे फंगाई हो गए, मल्टी सेल्यूलर है और यूकैरियोट्स है लेकिन खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। उसके बाद ऑल डेवलप्ड हो गए सर प्लांट्स, क्या थे? मोस्ट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर थे। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके पास कौन है सर? एनिमल्स आपके पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही सर ऐसे अगर मैं जा रहा हूं, एल्गे सिंपल, ब्रायोफाइट थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स, टेरिडोफाइट उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जिम्नोस्पर्म्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एंजियोस्पर्म्स उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी सर समझ में आ रहा है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं? एल्गी को क्या लिख सकता हूं सर? सिंपल। सर सिंपल है हमारे, कुछ काम धंधा तो है इन्हें भी भाई, इनका भी काम धंधा बताते हैं आपको। सिंपल, यस। वेराज आपके एंजियोस्पर्म्स क्या होंगे सर? एंजियोस्पर्म्स नाम ही इतना भारी है तो ये क्या होंगे सर? कॉम्प्लेक्स। ये क्या होंगे सर? कॉम्प्लेक्स होंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स कौन से हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप कर ले पाओगे, क्योंकि सर हमने एक सिंपल मेथड याद रखी है चीजों को याद रखने की। जैसे हम मोनेरा से एनिमिलिया की तरफ जाते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो वैसे ही हम एल्गे से एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर? बढ़ेगी। तो सबसे सिंपल कौन हुआ सर? एल्गे हुआ। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन हुआ सर? एंजियोस्पर्म्स हुआ। समझ में आया? यस सर। ओके सर। एक पॉइंट आपकी बुक में अभी और एक लिखा हुआ है सर, क्या पॉइंट है? क्या वो हमें इससे समझ में आएगा? बिल्कुल यार, तुझे समझ में आएगा उस पॉइंट को और तू ही उसके बारे में मुझे बताएगा। ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉट एल्गे एनीमोर, आर नॉट एल्गे एनीमोर। सर ये तो बहुत ही सुपरफिशियल बात लिख दी सर, ये तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात लिखी है कि उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन वो एल्गी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर आपने बताया कि स्टार्टिंग में जब लिनियस साहब आए तो उन्होंने जो साइनोबैक्टीरियास थे उन्हें भी उन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दिया था। साइनोबैक्टीरिया था, उन्हें भी उन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दिया था। उस साइनोबैक्टीरिया को जो आपका कैसा था सर? जो हमारा प्रोकैरियोटिक था, सिंगल सेल था, यूनिसेल्युलर था, उसे भी हमारे हायर प्लांट्स के साथ रख दिया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा बढ़ता गया टाइम, हमारा पास होते गया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपको पता लगेगा कि सर ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ये यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट है। उसका नाम तो ब्लू ग्रीन एल्गे है क्योंकि उसे उसका नाम वहां से ही मिला था, जब वो एल्गे में था तभी ही उसे नाम दिया गया था ब्लू ग्रीन एल्गे। तभी पुरानी बात चल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम नए दौर पे आए तो हमारा नाम चेंज नहीं हुआ। इसका नाम, ये साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, तो इसका नाम तो वही रहा, लेकिन इसे किंगडम मोनेरा से किंगडम प्लांटे से किंगडम मोनेरा में डाला गया। तो अभी ये एल्गे नहीं है सर, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था। इससे पता चल गया था आवर व्यू अबाउट प्लांट्स इज चेंज्ड विद द टाइम। चेंज हुआ है सर टाइम के साथ। पहले जो हमारे पास फंगस था वो भी हम उसे प्लांट्स कह देते थे, क्योंकि सर टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस साहब ने दिया हुआ, उन्होंने फंगस को भी प्लांट मान लिया था। जैसे जैसे हम एडवांस होते गए आर.एच. विटेकर साहब ने हमारे लिए बताया कि सर ये जो आपका फंगस है उसकी एक अलग किंगडम है, उसे प्लांट्स के साथ उसे पॉल्यूट मत करो, तो प्लांट्स हमारे पास वही होंगे। 5 ही आपके प्लांट्स की कैटेगरीज होंगी, तो उनका नाम बता दीजिए जल्दी से। अगर ये समझ में आ रहा है तो 5 नाम जल्दी से बताइए प्लांट्स के सर। एल्गे होगा, यस। ब्रायोफाइट्स होगा, यस। टेरिडोफाइट्स होगा, यस। जिम्नोस्पर्म्स होगा, यस। एंजियोस्पर्म्स होगा, यस सर। ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नाम ही सर हमारे प्लांट किंगडम को तोड़ते हैं 5 हमारे कैटेगरीज में, यस सर।
तो हमें सर ये समझ में आता है कि जो हमारा व्यू है, हमारा भी खुद का व्यू है प्लांट किंगडम के ऊपर, वो चेंज हो गया था। जैसे जैसे हम छोटे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, उसके स्टार्टिंग वाले पेज में सर हमने पढ़ लिया था कि प्लांट में फंगस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी आता है, प्रोटिस्ट भी आते हैं कुछ कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे हमें ये समझ में आया कि यार ये प्लांट किंगडम तो बस 5 मुल्क 5 लोगों का बना हुआ होता है, ये उसमें कुछ नहीं। उसमें फंगस को आपने अपने किंगडम में रख दिया, किंगडम फंगाई में रख दिया, अब साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को आपने मोनेरा में रख दिया, और जो प्रोटिस्टा थे, प्रोटिस्टा आइडेंटिफाई हो गए, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो प्लांट्स, अपन जो प्लांट्स पढ़ते हैं अभी, वो सर आपके पास 5 ही प्लांट्स होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नियोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ते हैं। यस सर, समझ में आ गया है ये पूरी बात। आई होप आपको बेसिक से आपकी जो एनसीईआरटी के लाइंस है वो मैं डिकोड करता हुआ चला होगा। सर हमें प्लांट किंगडम, जो आपकी इंपॉर्टेंट किंगडम है, उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो गए हैं। सर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे सर? मोस्टली मल्टीसेल्यूलर था, ऑटोट्रॉफिक था, ऑटोट्रॉफिक में लिख पाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, ऑटोट्रॉफिक था, यूकैरियोटिक था, यूकैरियोटिक के साथ साथ उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ये 4 पॉइंट्स तो सर हमें पहले ही याद हो गए। उसके साथ साथ हमें यूनिसेल्यूलर प्लांट्स की भी आपने एग्जाम्पल्स बताए, कैमाइडोमास और सर हमारे पास क्लोरेला, ये दोनों हमारे यूनिसेल्यूलर में आते हैं, इसलिए हमने आपने मोस्टली का यहाँ पे शब्द यूज किया था। सर आपने ये बताने की कोशिश की थी, जैसे हम मोनेरा से, किंगडम मोनेरा से एनिमीलिया की तरफ जाते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हमारी एडवांसमेंट होती है। सर वैसे ही होगा, एल्गे हमारे पास सिंपल होगा, जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म्स तक जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स हमारे पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। जी सर, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर, ये हमें क्लियर है। तो बेटा ये मैं आपका मिटा देता हूं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसे लिख सकते हो आप। यस सर, क्लियर है सर? मिटा देता हूं ये बेटा जल्दी से। सर हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज हम ऑर्डर वाइज ही सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। सर हमारे पास क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। यस सर, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो क्लासिफिकेशन पे बड़े, यस सर, क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, क्लासिफिकेशन की बात करूंगा। यस सर, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो आपके सामने सर क्या आना चाहिए? क्लासिफिकेशन की सर जब आप बात करोगे तो हमें प्लांट्स को क्लासिफाई करना होगा। सर आपने बात की थी हमारे एंजियोस्पर्म्स के साथ, अगर मैं यहां पे एंजियोस्पर्म्स लिख देता हूं तो सर क्या हमें एंजियोस्पर्म पढ़ने की जरूरत है कि हम उसके 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाएंगे? सर 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता ही देंगे। ये क्या होते हैं सर? मोस्ट कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। यस सर, उसके साथ साथ ये क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेडेड ऑन लैंड। सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं लैंड में। यस सर, मोस्ट डाइवर्स सर ये होते हैं हमारे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इनके पास होती है। यस सर, सबसे ज्यादा अलग अलग इसके ही स्पीशीज प्रकार देखने को मिल सकते हैं कहां पे भी। मोस्ट क्या थे सर? ये मोस्ट एडवांस थे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स या फिर मोस्ट एडवांस आपको यहाँ पे बताया हुआ था। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एडवांस थे, मोस्ट वाइड स्प्रेडेड थे, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थे,
मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, और सबसे ज्यादा डाइवर्स थे, सबसे ज्यादा डाइवर्स थे सर। और क्या बता सकता हूं, और आपको इनकी बातें 12th में भी काम आएगी सर। दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स आर सीन, इसमें आपको फल देखने को मिलेगा, फल और फूल आपको देखने को मिलेगा। जी सर, फल और फूल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर आपको याद रखना है तो फल, फल और फूल, फल और फूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फल के साथ फूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सर एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो एंजियोस्पर्म सर, हम यहाँ पे आपने एंजियोस्पर्म क्यों लिखा सर, आपको ही मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट सर? एंजियोस्पर्म्स हमारे जो थे वो सर आपने पहले ही बता दिए थे, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम एल्गे से जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। मैंने कहा तो ये सबसे ज्यादा क्या होंगे सर? ये सबसे ज्यादा आपके एडवांस या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। जी सर। उसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं, मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड में इनकी ही ज्यादा चर्चा है, लैंड में इनकी ही ज्यादा चर्चा है, लैंड में सबसे ज्यादा यही होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं, मोस्ट वाइडली स्प्रेड या फिर मोस्ट इन नंबर, या फिर आप क्या कह सकते हो, मोस्ट इन नंबर। सबसे ज्यादा नंबर भी इनका ही होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, सबसे ज्यादा लैंड को घेरा भी है, और सबसे ज्यादा नंबर भी इनका पाया गया है। उसके साथ सर इनके डाइवर्स फॉर्म भी बहुत सारे हैं, एडवांस है तो डाइवर्सिटी तो इनमें ज्यादा होगी। जी सर, हमने ये पॉइंट्स तो हमें याद हो गए हैं। कैसे सर? एंजियोस्पर्म्स आपने कहा कि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे हम एल्गे और एल्गे से हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जाते थे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। उसके साथ साथ आपने बताया सर ये एडवांस है, कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस होंगे। उसके बाद सर ये सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है, लैंड पे इन्होंने घेरा बना दिया, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज्यादा नंबर में है। उसके बाद सबसे ज्यादा डाइवर्स है सर, डाइवर्सिटी इनकी सबसे ज्यादा है। और उसके बाद सर इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स इन्हें कहा जाता है, और फ्रूट्स इनमें देखने को मिलते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हो फल और फूल इनमें देखने को मिलते हैं। कौन सा भी अगर आपको प्लांट मिला, सर हम जा रहे थे, हमें एक प्लांट मिला जिसमें फूल खिला था सर, फ्लावर खिला था, तो ये आप डायरेक्टली बताओगे एंजियोस्पर्म है। यस सर, ये हम डायरेक्टली बताएंगे ये तो हमारा एंजियोस्पर्म है। जाते जाते अगर आपको फ्रूट देखा कुछ, सर जाते जाते हम जा रहे थे, हमें एक फ्रूट ऐसे देखने को मिला, ये आपको सर एक फ्रूट ऐसे देखने को मिला, तो आप डायरेक्टली उसे एंजियोस्पर्म्स बोल दोगे। यस सर, हम उसे डायरेक्टली एंजियोस्पर्म बोल देंगे, जिसके पास फ्रूट और जिसके पास फ्लावर वो हमारा होगा एंजियोस्पर्म्स। बिल्कुल सही बात है। यस सर, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो यार ये इतने ज्यादा सर है, तो ये मोस्टली ज्यादा है सर, ये सबसे ज्यादा है, तो इन्हें पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, इन्हें ही पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा। यस सर, इन्हें ही पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनसे ही तो क्लासिफिकेशन इजी होगी। अगर इन्हें मेजॉरिटी पार्ट को अगर आप देखना कि यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, अगर एक सर्कल बनाऊंगा कि प्लांट्स का, तो सबसे ज्यादा तो आपकी क्या है सर, सबसे ज्यादा हमारे एंजियोस्पर्म से। तो अगर ये मैंने रफली एक सर्कल बनाया, सर्कल में इतना पार्ट आपका पूरा एंजियोस्पर्म से, इतना 50% से भी ज्यादा, तो अगर आपने एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई कर दिया मतलब आपने बड़ा काम कर दिया। यस सर, मतलब हमने बड़ा काम कर दिया। यस सर, इसलिए हम बोलेंगे कि फॉर क्लासिफिकेशन of angiosperms special systems were made,
कुछ कुछ सर सिस्टम्स बनाए हुए थे स्पेशल, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ सिस्टम्स यहाँ पे बनाए हुए थे, सिस्टम्स वर मेड स्पेशल सर, सिस्टम्स बनाए हुए थे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, स्पेशल सिस्टम्स वर मेड। यस सर। इन सिस्टम्स का नाम क्या था सर? इन सिस्टम्स के बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। एंजियोस्पर्म्स तो हमें पता चल गया कि इनकी क्लासिफिकेशन क्यों एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इनके बारे में ही क्यों लिखा होगा सर? एक इजी लॉजिक है, इजी ये लॉजिक है कि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है, सबसे ज्यादा नंबर है, उसके साथ साथ ही ये आपके सबसे ज्यादा एडवांस है, इसलिए जो सबसे ज्यादा होगा अगर उसकी क्लासिफिकेशन कर ली तो हमने आधे से ज्यादा काम निपटा लिया है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किसके लिए बनाने पड़ेंगे सर? एंजियोस्पर्म्स के लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म्स के लिए क्यों क्लासिफिकेशन किया, क्या ये आपको समझ में आया कि यस सर हमें समझ में आता है कि ये एंजियोस्पर्म्स के लिए क्यों ही हम सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। यस। तो आपकी सिस्टम्स सर हमारे पास कौन से होते हैं? पहला सिस्टम होता है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। पहला आपका होता है सर आर्टिफिशियल सिस्टम, उसके साथ सर हमारा क्या होगा, उसके बाद सर आपका होता है नेचुरल सिस्टम। सर उसके बाद हमारा क्या होगा सर? उसके बाद हमारा होगा उसके बाद क्या होगा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो मतलब सर हमें 3 सिस्टम्स पढ़ने हैं। पहला सिस्टम आपका होगा आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा होगा आपका नेचुरल सिस्टम, तीसरा होगा आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। यस सर, ये आपका पहले आया, उसके बाद ये, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपका सबसे ज्यादा भी एक्सेप्टेड माना जाता है। यस सर। तो हम ऑर्डर वाइज में ही जाएंगे ना सर, ये पूरा डिस्कार्ड हो गया था, ये भी इतना माना नहीं गया, तो आप इसके बारे में हम जो न्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। यस सर। तो सर आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था सर? आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे एक खतरनाक साइंटिस्ट, यस सर, खतरनाक साइंटिस्ट जो आपके कहाँ पे भी नहीं है सर। ये तो हमारे सारे चैप्टर्स में आते गए हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी आपके पास कैरोलस लीनियस साहब आपके पास आए थे। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने उनकी बात स्टार्टिंग में ही की थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए थे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में भी आपके आ गए हैं आर्टिफिशियल सिस्टम लेके। किन्होंने गिवन किया था सर? कैरोलस लीनियस साहब ने सर, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम। किन्होंने दिया था सर आर्टिफिशियल सिस्टम? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। यस सर। ये नेचुरल सिस्टम किन्होंने दिया होगा सर? ये नेचुरल सिस्टम किन्होंने दिया होगा? ये गिवन बाय, किन्होंने दिया था सर? बेंथम एंड हुकर। साइंटिस्ट का नाम भी डायरेक्टली पूछा जा चुका है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि भाई साहब आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किन्होंने दिया था सर? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। जी सर, इन्हें बेंथम एंड हुकर ने दिया था। यस सर। सर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमारे बुक में नहीं है, ये किन्होंने दिया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा जो अभी एक्सेप्टेड है उनके बारे में तो सर पढ़ाइए। एक्सेप्टेड वाले का तो बताइए ये किन्होंने दिया था। बता रहा हूं सर, इंगलर एंड प्रांटल। इंगलर एंड प्रांटल साहब ने आपका क्या दिया था सर? ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किन्होंने दिया था?
सर ये दिया था इंगलर एंड प्रांटल ने। क्या आपको ये समझ में आया कि सर ये सिस्टम्स किन्होंने दिए थे? यस सर, ये सिस्टम्स हमें समझ में आए। These systems were given by artificial system आपका किन्होंने दिया था? सर कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। नेचुरल सिस्टम आपका किन्होंने दिया था? सर बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमारा इंगलर एंड प्रांटल साहब ने दिया हुआ था। यस सर। उसके साथ साथ अगर मैं आर्टिफिशियल सिस्टम की थोड़ी डिस्कशन करूं तो मैं क्या कर सकता हूं सर? सर आप उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? यस, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं क्या बता सकता हूं? ये किसके ऊपर बेस्ड था सर? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस सुपरफिशियल मतलब ऊपर के ऊपर। सुपरफिशियल टर्म भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर के ऊपर यार, मॉर्फोलॉजी भी देखी लेकिन ऊपर के ऊपर। सुपरफिशियल, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या सर ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड ये था? ये गिवन किसने किया था सर? ये दिया था कैरोलस लीनियस साहब ने। लेकिन ये बेस्ड किस पे था सर? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। जी सर, ये ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। यस सर। और मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूं ताकि आपका सेपरेशन आपको समझ में आ सके। यस सर, ये नेचुरल सिस्टम किस पे बेस्ड था? based on the natural affinities, natural affinities among plants. प्लांट्स यार कोई ना कोई तो अफिनिटीज होंगी। नेचुरल अफिनिटीज मतलब जो प्लांट्स का ज्यादा इसके पास अफिनिटी होगा, तो अपने ही लोगों के साथ अपना ज्यादा अफिनिटीज होता है, तो जिसके ज्यादा नेचर में आपको अफिनिटीज देखने को मिलेंगे, आप वो बता सकते हो सर ये कहीं ना कहीं आपके सेम आपके कैटेगरी के आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं ये सेम स्पीशीज के तो मेंबर नहीं है। यस सर, पकड़ लिया। क्या बोलना चाह रहा था सर? ये हैवी टर्म इसने बोल दिया। इसमें क्या याद रखना है सर? नेचुरल है तो नेचुरल अफिनिटीज। कैसे सर? नेचर में अगर मैं जा रहा हूं, दो प्लांट्स मेरे पास सिमिलर से दिख रहे हैं और सिमिलरली आपका क्या कर रहे हैं सर? उनके बीच में एक अफिनिटीज है। अफिनिटीज के लिए भाई साहब आपने बहुत लेवल पे इन्होंने पढ़ाई की थी। नेचुरल सिस्टम भी आपका अच्छे लेवल पे लेके गया था, वैसे नहीं कि भाई साहब मॉर्फोलॉजी ही स्टडी की। यस सर, इन्होंने मॉर्फोलॉजी तो स्टडी की ही की, लेकिन अंदर से भी देख रहे थे कि भाई साहब ये एक साथ रह रहे हैं, मतलब ये शायद से इनके बीच में कोई तो नेचुरल अफिनिटी होंगी, एक साथ रह रहे, अच्छे खासे रह रहे। तो उन्हें पता चलने लगा कि भाई साहब आपने इसका सेल देखा, ये उसका सेल देखा, तो आपको क्या पता चलने लगा सर? ये शायद से सेम स्पीशीज के हो सकता है, ये सेम स्पीशीज के ही मेंबर हो सकते हैं अगर ये इतने ज्यादा अफिनिटी पे है तो। यस सर, बेस्ड ऑन द नेचुरल अफिनिटीज अमंग प्लांट्स। यस सर, यस ओके सर। फाइलोजेनेटिक किस पे बेस्ड था? यहां पे सर फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर बेस्ड था? एक सेपरेशन सर बिल्कुल लीजिए। यस सर, ये फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड था सर? बेस्ड ऑन evolutionary रिलेशनशिप्स पे ये बेस्ड था। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड था कि यार एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अगर अपना
कोई कोई इससे कॉमन है, तो आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो आप बता रहे थे सर, ये फाइलोजेनेटिक, हमने शब्द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सुना था कि अगर फाइलोजेनेटिक क्राइटेरिया हमारा इंट्रोड्यूस होते होते जा रहा है, क्योंकि एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स देखने के लिए, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स देखने के लिए कि भाई अगर ये एक ही दोनों, अगर एक ही, अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा और अच्छे से, ये तो बस मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पे थोड़ा डाउट है समझाऊंगा बिल्कुल। यस सर। तो सर हमें क्या पता है सर, हमें आपने 3 पॉइंट, सॉरी ये कितने हो गए टोटल, 6 पॉइंट्स होंगे। कैसे सर? इसके आर्टिफिशियल सिस्टम के 2 पॉइंट्स, नेचुरल सिस्टम के 2 पॉइंट्स, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के 2 पॉइंट्स। कैसे सर? पहले आपने बताया आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, तो मैंने बोला कैरोलस लीनियस साहब ने। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये जो नेचुरल सिस्टम था वो किसने दिया था सर, बेंथम एंड हुकर साहब ने। उसके बाद में फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था सर, ये फाइलोजेनेटिक वाला सिस्टम आपका इंगलर और प्रांटल ने दिया हुआ था। सर आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में आप ये बोल रहे थे कि ये बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड था। यस, मतलब इन्होंने बस सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजीज देखे, सुपरफिशियल ये मॉर्फोलॉजीज बस देख रहे थे। यस सर। उसके बाद मैंने बोला नेचुरल सिस्टम किस पे ऊपर बेस्ड था सर, ये बेस्ड था बेस्ड ऑन द नेचुरल अफिनिटीज। अफिनिटीज प्लांट्स में कैसे नेचुरल अफिनिटीज थे, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि नेचुरल अफिनिटीज का मतलब क्या है। यस सर। उसके साथ साथ थर्ड मैंने आपको बताया फाइलोजेनेटिक सिस्टम था जो बेस्ड था ऑन एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड था। यस सर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड था। तो सर ये तो हमें पहले ही यहाँ पे याद हो गया सर। और आप इन सिस्टम्स के बारे में डिटेल में बता सकते हो क्या? हाँ डिटेल में अभी ये रब कर दूंगा और डिटेल में आपके क्लियर होंगे, पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। यस सर, ये तो पॉइंट्स हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं। ये पॉइंट्स क्या हो गए हैं सर, पूरे क्लियर हो गए हैं। ये आपने ऊपर एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा कि भाई क्यों अपन एंजियोस्पर्म्स का ही क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में क्यों लिखा हुआ है सर। ये तो एक सिंपल लॉजिक है, लॉजिक से हम बता देंगे सर, क्योंकि हमें पहले एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर में है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है, सबसे ज्यादा आपके पास क्या है सर, डाइवर्सिटी उनके पास सबसे ज्यादा है। वेरएज वो आपके क्या है, सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड पे। इसलिए अपन जिसका ज्यादा नंबर है उसे अगर हमने क्लासिफाई कर दिया तो मोर देन हाफ आपका काम हो गया है। इसलिए अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए वो एंजियोस्पर्म्स को क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करने आई। यस सर, उसमें अपन ने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अभी देख लिए हैं, उसको थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा है और हमें डिटेल में जाना पड़ेगा सर। ये कौन से थे? आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, नेचुरल सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम गिवन बाय इंगलर एंड प्रांटल। यस सर, तो इसके बारे में और डिटेल में बढ़ा जाए। यस सर, नोट हमने कर लिया है, बहुत ब्यूटीफुली नोट हमारा होते जा रहा है। यस सर, आप हमें अभी और क्लासिफिकेशन के डेप्थ में लेके जाइए। मैंने कहा हाँ सर, अभी हम एक एक को पहले डिस्कस करेंगे। जी सर, पहले आपने बस हमें एक फ्लो चार्ट बना के दिया था। यस, आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम। यस सर, आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में बात कीजिए। यस सर, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है? कंसिडर्ड कैरेक्टर्स लाइक, क्या क्या सर इन्होंने कैरेक्टर्स लिए? सर इन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैबिट, कॉमा शेप, कॉमा साइज एंड नंबर ऑफ लीव्स। लीव सर ये
उन्होंने कैरेक्टर्स लिए, कंसिडर कैरेक्टर्स लाइक हैबिट, कि भाई साहब उसका किस किस कैसा आपके पास लीव्स पाया जाता है, कैसे आपके पास लीव्स है, उसमें उसकी शेप देखी, उसमें उसकी साइज देखी, उसमें उसका नंबर देखा, लीव्स का अपन ने ये सारी चीजें देखा। इन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है सर? वेजिटेबल। सर वेजिटेबल क्या होता है सर? हरा भरा। लीव्स कैसे होते हैं? हरा भरा। इसलिए इन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है सर? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या कहा जाता है यार इस कैरेक्टर्स को? सर इन कैरेक्टर्स को वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहा जाता है। यस सर, इन कैरेक्टर्स को वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहा जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन्हें कहा जाता है, इन्हें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहा जाएगा। यस सर, इन्हें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहा जाएगा। यस। आर्टिफिशियल सिस्टम में सर उन्होंने कंसिडर किया, आपने बताया था सर, उन्होंने ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के बस कैरेक्टर्स लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हैबिट, शेप, साइज और नंबर ऑफ लीव्स उन्होंने ली। यस सर, उन्होंने ली। और कलर ऑफ लीव्स भी भाई साहब, कलर ऑफ लीव्स भी लेने चले गए। क्या? साइज के साथ साथ कलर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स भी भाई साहब उन्होंने लेना चालू कर दिया। कलर ऑफ लीव्स भी उन्होंने लिए। यस सर, ये हमारे पास क्या थे सर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे। कलर ऑफ लीव्स भी उन्होंने लेना चालू किया। यस सर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, कलर ऑफ लीव्स लिया, शेप ऑफ लीव्स लिया, साइज ऑफ लीव्स लिया, उसके साथ साथ हैबिट भी लिया। यस सर, तो मैं सर ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिए। और कौन से सर कैरेक्टर्स लिए? और कौन से सर कैरेक्टर्स लिए? आप हमें डिटेल में थोड़ा बता सकते हो क्या? और उन्होंने क्या लिया था सर? और उन्होंने क्या लिया था सर? एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। क्या लिया था सर? एंड्रोशियम, एंड्रोईशियम का स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर रहे थे सर। स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर रहे थे, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर रहे थे। सर ये कौन सा एक कैरेक्टर हो गया सर? ये तो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। ये क्या हो गया भाई मेरे? एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया। यस सर, ये तो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। अगर आपको बेसिक इसके नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम ये क्या होता है बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोशियम क्या होता है आपका? मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रो का मतलब जब भी आप रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा मेल से रिलेटेड है, मेल से ये रिलेटेड होता है। तो एंड्रोशियम हमारा क्या होता है सर? मेल सेक्स ऑर्गन सर, प्लांट्स का। यस सर, मेल सेक्स ऑर्गन होगा प्लांट्स का। बिल्कुल सही बात है सर। यस सर, उन्होंने क्या किया सर? ही काउंटेड क्या सर किया उन्होंने? ही काउंटेड द नंबर ऑफ स्टेमन्स सर उन्होंने काउंट किए। सर इसके बारे में तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। उन्होंने, आपको पता लगेगा सर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे देखा। आपको अगर मैंने बोला जस्ट एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है तो आपको पता नहीं पता चल पाएगा ना कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर मतलब क्या सर? वो बाहर से ही देख रहा था क्या? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर क्या वो बाहर से ही देख रहा था क्या? नहीं सर, उन्होंने स्टेमन्स को काउंट किया। सर ये स्टेमन क्या होता है, हमें थोड़ा बता सकते हो क्या? वैसे ये आपका चैप्टर आएगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखना, ये बेटा आपका क्या होता है? ऐसे आपका तो एक फूल का थैलेमस होता है, उसके ऊपर एक डंडी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डंडी जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है सर। इसके ऊपर आपका बायलोब्ड कुछ चीज होगी। यस सर, इसके ऊपर हमारा बायलोब्ड एंथर होता है। यस गुरुजी, हमारा बायलोब्ड एंथर होता है। यस सर, तो ये बेटा आपका क्या है? ये है सर हमारा एंथर है। और ये बेटा आपका क्या है सर? फिलामेंट है सर, फिलामेंट है। ये दोनों आप जब भी प्लस करेंगे तो इसका
एंथर प्लस फिलामेंट गिव्स अस योर स्टेमन। सर इन डंडों को, मतलब जो हमें डंडे दिखते हैं ऐसे कुछ, उन्हें ही स्टेमन कहा जाता है। यस सर, और उन्हें ही वो काउंट कर रहा था, स्टेमन्स को वो काउंट कर रहा था। यस सर, तो हमने क्या देखा सर, उसने वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया एज द फॉर्म ऑफ, वो हैबिट चेक कर रहा था, शेप चेक कर रहा था, साइज चेक कर रहा था, और नंबर ऑफ लीव्स से चेक कर रहा था, कलर भी चेक कर रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिया, एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर लिया, एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिया। ही काउंटेड नंबर ऑफ स्टेमन्स, यहाँ पे स्टेम्स हो गया क्या, he counted the number of stamens। सर कितने होंगे वो अपन ने लेते हुए चले। he counted the number of stamens। yes sir, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल्स टू आपका स्टेमन, यहाँ पे पता चल गया। yes sir, एंथर प्लस स्टेमन इज इक्वल्स टू आपका पता चल गया। एंथर प्लस स्टेमन इज इक्वल्स टू आपका पता चल गया। उसके साथ साथ स्टेमन्स अगर आपके काउंट हो गया, अगर हमारे स्टेमन्स आपके काउंट होंगे, तो सर वो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, क्योंकि आप एंड्रोशियम्स को ही गिन रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एंड्रोशियम्स को ही गिन रहे हो। यस सर, तो बेटा आपके रिप्रोडक्टिव कुछ कुछ कैरेक्टर्स है, और कुछ कुछ आपके कैसे सर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है, कुछ कुछ आपके सर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। यस सर, he gave equal importance to both vegetative and reproductive कैरेक्टर्स। यही उनसे गलती हो गई थी। कैसे सर, ये उनसे गलती कैसे हो गई? ही गेव, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही तो आपको पता लगेगा सर इनमें इनकी गलती क्या है। ही गेव इक्वल इंपॉर्टेंस, यार वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को तू इक्वल इंपॉर्टेंट देने चला है। सर मतलब क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? तो बेटा ये है, vegetative characters are easily affected by change easily affect हो जाते हैं change in environmental conditions yes sir, are easily affected by change in environmental conditions। environmental conditions जैसे change हुए वैसे ये easily affect हो जाएंगे। yes sir, जो vegetative है वो हमारे easily affect हो जाते हैं environmental conditions से। yes sir, उसके साथ साथ आपके पास क्या है, reproductive characters not affected क्या होता है ये, not affected by environmental conditions। कोई अफेक्ट हो रहा है, कोई नहीं अफेक्ट हो रहा, और दोनों को आपने सेम इंपॉर्टेंस कैसे दे दी सर? दोनों को आपने सेम इंपॉर्टेंस कैसे दे दी सर? दोनों को हमने सेम इंपॉर्टेंस कैसे दे दी? लीनियर साहब से हमने क्वेश्चन किया कि सर आपने तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को सेम ही इंपॉर्टेंस दे दी है, लेकिन ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो इजीली अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से नहीं होंगे क्या चीज बेटा? अगर तू किसी भी स्टेमन को देखेगा, अगर ठंडी में ले, पानी जहां पे कम है, पानी जहां पे ज्यादा है, अगर सेम स्पीशीज के स्टेमन होंगे तो उनका नंबर थोड़ी बदल जाएगा। नहीं सर ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई साहब अगर मैं इंसान हूं और मेरे यहाँ पे
5 उंगलियां है, और अगर मैं विंटर सीजन में दूसरी जगह पे चला गया तो मेरे 10 उंगलियां हो गए। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही भाई साहब स्टेमन्स अलग कैसे हो सकते हैं? यस गुरुजी, स्टेमन्स हमारे अलग ही नहीं हो सकते, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हुई? अगर मैं ज्यादा पानी पी रहा हूं, अगर मैं सपोज एक प्लांट ज्यादा पानी पी रहा हूं, स्टेमन्स मेरे 5 है, कम पानी पी रहा हूं तभी भी मेरे स्टेमन्स कितने होंगे सर? 5 ही होंगे, क्योंकि मैं सेम की बात कर रहा हूं। वेयरएज यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात एक बार ध्यान देखना, इनके बारे में क्या बताना चाह रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेट्स टेक प्लांट है मेरे पास, प्लांट है, ये उसका नाम है कुछ एक्स प्लांट हमने ले लिया अभी, राम, और यहां पे आपका आ जाएगा श्याम। और राम और श्याम की बात करेंगे सर, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे चेंज करते हैं, उसके वजह से कैसे चेंज आता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। राम गिव एट लॉट ऑफ वाटर, भाई साहब पानी दीजिए, पानी दीजिए, और राम साहब ने तो बहुत ज्यादा पानी दे दिया, बहुत ज्यादा पानी दे दिया। तो भाई साहब उसका लीफ कैसे हो जाएगा बताओ? कोई कोई लीफ बताओ सर। वो तो जल्दी खिलखिला उठेगा, पानी उसके लिए जरूरतमंद है, वो जल्दी खिल उठेगा। यस सर, कुछ ऐसे आपको नजर में आएगा। अगर मैं पत्ते को एक रफ डायग्राम बना रहा हूं तो कुछ ऐसा बलून जैसा, बलूट जैसा ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सर लीफ खिल गया है, लीफ खिल गया है आपका। लीफ आपको ये नजर आएगा। यस सर, ये हमारा पत्ता है। पत्ता किसका है सर? पत्ता सर एक्स प्लांट का ही तो है। आपने दोनों को सेम प्लांट दिया था, राम को भी सेम प्लांट दिया था और आपके श्याम को भी सेम प्लांट दिया था। यस सर, आपने यह ऐसे किया था। उसके साथ साथ श्याम was not able to give that much water। भाई साहब अपने श्याम साहब थे बिजी, वाटर देना भूल जा रहे थे। that much water उनका सर क्या हुआ? सर उनका क्या हुआ सर? उन्होंने जैसे ही कम पानी दिया उनका लीव ऐसे सिकुड़ गया था, उनका लीव ऐसे सिकुड़ गया था। ये भी तो सर प्लांट एक्स ही है, ये भी तो सर प्लांट एक्स है। तो जस्ट हमने कंडीशंस बदले सर, जस्ट हमने कंडीशंस बदले। राम ने ज्यादा पानी दिया तो उसका एक्स प्लांट का लीव का शेप कुछ ऐसे था। और अगर हमारे यहाँ पे लीनियस साहब पहुंच जाते, अगर वो पहले राम के घर पे जाते तो वो देखते यार इसका तो शेप ऐसा है, नोट कर लेता उसका शेप ऐसा है, ये स्पीशी में आएगा। शाम के घर पे जाते, इसका शेप अलग है, मतलब इन दोनों को अलग अलग इसमें रख देते। सर ऐसे कैसे कर दिया? ये तो हमने सेम ही प्लांट लिया था, सेम प्लांट को लीनियस साहब ने अलग अलग जगह पे रख दिया विद इस शेप एंड साइज को लेके। यस सर, ऐसा ही होगा। जैसे मैं अगर शाम में लीनियस सर हुआ और मैं शाम के घर पे गया, मुझे ऐसे बड़ा देखने को मिला, मैं लिखूंगा इसका शेप है बिग, बिग है, बिग है, बिग है, फ्लोटेड है, फ्लोट है, फूला हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं शाम के घर पे जाता हूं तो मैं लिखूंगा फ्लैसिड हो गया है, पतला हो गया है, ऐसे ऐसे शेप लिखूंगा। तो सेम ही प्लांट को मैं अलग अलग क्राइटेरिया में डाल दूंगा। यस सर, सेम प्लांट को आप अलग अलग क्राइटेरिया में डालोगे। यस सर, क्या होगा? due to this plants of same species were separated। क्या हुआ सर? प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज क्या हो गए थे सर? सेपरेट हो गए थे। प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज क्या हो गए थे सर? सेपरेट हो गए थे। अरे बाबा, अरे बाबा,
जो प्लांट है वो सेपरेट हो गए थे। तो ये तो सर इसका एक डीमेरिट था कि इसका मेजर डीमेरिट क्या था सर, इन्होंने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। इनके वजह से उन्हें क्या पता चला सर, प्लांट्स जो सेम स्पीशीज के थे वो भी सेपरेट होने लगे। ड्यू टू दिस प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज वर सेपरेटेड। आर्टिफिशियल सिस्टम आपने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है भाई। जो भी इस कंटेंट आपको ये बस आपको ध्यान में रखना है कि यार ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। एक एक बस आप ये रिवाइज करके जाओगे, आर्टिफिशियल सिस्टम आपके दिमाग में होगा। क्या सर आप एक बार रिवाइज करवा सकते हैं क्या? सर आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में पूरा मैं जो कुछ भी है वो रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। आर्टिफिशियल सिस्टम सर किन्होंने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था सर। इन्होंने कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। ये किस पे बेस्ड था सर? बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किए सर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कंसिडर किए और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कंसिडर किए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में उन्होंने कंसिडर किया हैबिट, शेप, साइज, कलर ऑफ लीव्स, ये सारी चीजें उन्होंने कंसिडर किए। और सर उन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में उन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को कंसिडर किया। सर उन्होंने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को कंसिडर किया और उन्होंने काउंट किए नंबर ऑफ स्टेमन्स। सर आपने बताया एंड्रोशियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है और स्टेमन जो आपकी डंडी होती है उसके पास एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। जी सर हम ये से स्टेमन्स अगर हमने देख लिए तो हम आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे जल्दी से। यस सर। तो उन्होंने क्या किया सर? स्टेमन्स को काउंट कर दिया और उन्होंने सर एक स्टेटमेंट बोली, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। क्या किया सर? इक्वल इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। हमने क्या बोला सर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ जल्दी से चेंज हो जाते हैं, वेरस आपके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स तो सर एनवायरमेंट के कारण चेंज नहीं होते। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, अगर मैं एक प्लांट हूं और मेरे पास 5 स्टेमन्स है गर्मी में, तो मेरे पास ठंडी में भी 5 ही स्टेमन्स होंगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। यस सर। वेरस अगर आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मैंने आपको ब्यूटीफुल एक एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल है यार। अगर मेरे पास एक प्लांट है जिसका आपका नाम नहीं मालूम, प्लांट एक्स है, अगर मैं उसे 2 लोगों के पास छोड़ आता हूं, राम के पास शाम के पास, राम उससे ज्यादा पानी दे रहा है तो उसके लीव्स क्या होंगे सर? फूले हुए होंगे, जाड़े थोड़े लीव्स होंगे। यस सर। और जो आपका शाम है वो उसे इतना ज्यादा पानी दे नहीं पा रहा था क्योंकि वो बिजी था, इसकी वजह से उसके लीव्स क्या से सर? सिकुड़ से गए थे, नीचे से सिकुड़ गए थे। तो अगर मैं लीनियस साहब हूं तो मैं क्या करूंगा सर? मैं अगर लीनियस हूं तो राम के घर पे जाऊंगा, ये बड़ा बड़ा है, इसे अलग अलग क्राइटेरिया में डालूंगा, इसका शेप अलग है। शाम के घर पे जाऊंगा तो उसका शेप अलग निकला, तो उसे अलग क्राइटेरिया में डालूंगा। मतलब एक ही प्लांट है, उसे मैंने अलग अलग क्राइटेरिया में डाल दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ? ड्यू टू दिस प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज सेपरेट हो गए। प्लांट्स जो सेम स्पीशीज के थे वही आपके सेपरेट हो गए थे। और एक एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? एक ही ट्री पे अलग अलग शेड्स ऑफ कलर होते हैं, अलग अलग लीव्स आप देखना तो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है लीव्स पे भी। एक ही ट्री अगर आप देखोगे तो उसमें भी लीव्स के जो शेड्स होते हैं वो ग्रीन के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। तो कलर को लेना कुछ अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, शेप साइज को लेना कुछ अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस देना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना कुछ अच्छा चीज नहीं है। इसलिए आपका आर्टिफिशियल सिस्टम का ये आपका डीमेरिट हो जाता है। इसके वजह से इसलिए तो भाई साहब ये सेपरेट हुआ, सेम स्पीशीज का हूं मैं, मुझे सेपरेट कर दिया सिंपली भाई वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को एक ही जगह पे रखने के लिए। यस सर। तो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम यहाँ पे पूरा हो जाता है क्लियर। 2 छोटे सिस्टम यार, 2 छोटे सिस्टम, बस आपका नेचुरल सिस्टम बचा है। क्या क्या सर हमारा बचा है? आप एक बार बता सकते हो क्या? नेचुरल सिस्टम बचा है और आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम बचा है। तो ये ही सबसे बड़ा सिस्टम है और इसे जनरली लोगों को इतने अच्छे से ये समझ में नहीं आता, आर्टिफिशियल सिस्टम को इतने अच्छे से वो डीकोड नहीं कर पाते। यस सर। तो जो भी एनसीईआरटी में है वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। यस सर, हमें याद भी हो रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही। यस, इरेज कर दूं? यस सर। सर यहाँ पे जो आप आगे बात करोगे उसके बारे में सर हमें तो 2 पॉइंट्स पहले से ही मालूम है।
मैंने ही बताए हुए वो पॉइंट्स है, तो आप उसे रिकॉल करिए। सर हमें भी वो पॉइंट्स पता है कि जो हमारा नेचुरल सिस्टम था वो हमारे दो साइंटिस्ट ने दिया था, सर बेंथम ने दिया था और हुकर ने दिया हुआ था। और ये किसके ऊपर बेस्ड था सर? ये बेस्ड था नेचुरल अफिनिटीज अमंग द प्लांट्स। यस सर, नेचुरल अफिनिटीज पे बेस्ड करता था। यस सर, हाँ ओके सर, हम अभी चालू करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन के साथ। सर क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। नेचुरल क्लासिफिकेशन के साथ नेचुरल क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या आ जाता है सर? नेचुरल क्लासिफिकेशन में तो सर हमने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, ये दिया था बेंथम और हुकर ने, और ये बेस्ड था नेचुरल अफिनिटीज अमंग प्लांट्स पे। तो ये क्या था? It not only considered external features but also कंसिडर्ड। क्या क्या कंसिडर किया था सर? कंसिडर्ड, क्या क्या कंसिडर किया था उसके साथ सर? उसके साथ हमारा कंसिडर किया था एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ आपका क्या किया था सर? फाइटो केमिस्ट्री। और क्या किया था सर? एंड एम्ब्रियोलॉजी सर हमने कंसिडर किया था। यस सर, हमने नॉट ओनली कंसिडर एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब क्या कहते हैं सर? मॉर्फोलॉजी। सर इन्हें कैसे याद रखे सर इन सारी चीजों को? कि सर नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था सर? वो एक स्टेप एडवांस था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के एक स्टेप एडवांस चला गया था। कैसे सर? सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में तो सर उन्होंने बस ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजीज के बारे में बात की थी। इन्होंने एनाटॉमी ली, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया, फाइटोकेमिस्ट्री ली, एम्ब्रियोलॉजी ली। यस सर, एनाटॉमी क्या होता है बेटा आपको बता देता हूं। एनाटॉमी आपका शब्द आता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो अंदर से आपको देखने को मिलेगा वो आपको स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर फीचर्स आप कह सकते हो। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर फीचर्स आप कह सकते हो। यस सर, हमें पता चल गया एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल फीचर्स के बारे में स्टडी करने को ही सर क्या कहेंगे? एनाटॉमी कहेंगे। यस सर। फाइटो मतलब क्या सर? प्लांट्स की केमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर? प्लांट्स और केमिस्ट्री में आ गए प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स। यस सर। और एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो से कैसे आप प्लांट डेवलप करता है। एम्ब्रियोलॉजी अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का अल्ट्रा सेल देख रहे हो सेल लेवल पे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या? सेल्यूलर लेवल स्टडी। एक सेल में जाके आप स्टडी कर रहे हो तो उसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहेंगे। जी सर, हमें एनाटॉमी की बात पता चल गई। मॉर्फोलॉजी तो हमें मालूम है कि सर स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर फीचर्स। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है प्लांट्स में जो भी केमिकल्स है उनके बारे में पढ़ना। और सर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारा होता है सेल्यूलर लेवल पे जाके पढ़ाई करना। किस लेवल पे सर? एक सेल खोद के
आपकी पढ़ाई होगी। यस सर, एम्ब्रियोलॉजी मतलब आपका एम्ब्रियो से प्लांट में डेवलपमेंट का स्टडी करना। यस सर, ये हमारे कंसिडर किए थे, लेकिन हम इसे याद कैसे रखेंगे सर? याद कैसे रखेंगे सर? क्या करेंगे सर? सर इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे सर? एक न्यूमोनिक का यूज करेंगे सर। क्या सर वो डेली लाइफ से इन्वॉल्व होगा? यस सर, यस सर, डेली लाइफ से होगा। एन सर, एन आपका एक लड़की का नाम है, डेली लाइफ से इन्वॉल्व है। एन meets ईशान। ईशान आपका यहाँ से ई से होगा, एंड मीट्स ईशान, इसके साथ ई से आपका ये होगा, ई से आपका होगा एंड मीट्स ईशान एंड fights and meets Ishan and fights ultimately आखिर में फाइट होगी। एन से आपको क्या समझ में आ गया सर? ए एन आ रहा है आपके पास, एंड मीट्स ईशान एंड फाइट्स अल्टीमेटली। सर इससे तो हमें पूरा समझ में आ गया। एन हो गया एनाटमी, एनाटमी सर आपका झगड़ा तो मालूम है रे। मी एम का साउंड आ रहा है, मॉर्फोलॉजी। सर ईशान ई से ई का साउंड आ रहा है, एम्ब्रियोलॉजी। क्या आया सर? एम्ब्रियोलॉजी आया जी सर। इसका उसके बाद क्या होगा सर? फाइट में क्या आ रहा है सर? फाइटो प्लांट के रिलेटेड सर, फाइटोकेमिस्ट्री प्लांट की केमिस्ट्री। इनकी केमिस्ट्री सर बर्बाद हो रही है अल्टीमेटली। अल्ट का मतलब क्या है सर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर एक एक चीज आपकी यहाँ से टिप्स पे होगी यार। इसके लिए मैंने जस्ट एक न्यूमोनिक यहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश की थी, जिससे आप सर इनका आपकी केमिस्ट्री बने। और तो भाई इनकी केमिस्ट्री आपके सामने ही बिगड़ चुकी है सर। कैसे? एन मीट्स ईशान एंड फाइट्स अल्टीमेटली। यस सर, एन का मतलब सर एनाटॉमी, मीट्स एन का साउंड आ रहा है मॉर्फोलॉजी, ईशान ई का साउंड आ रहा है एम्ब्रियोलॉजी। फाइट का मतलब क्या आता है? फाइटो केमिस्ट्री एंड अल्टीमेटली अल्ट का साउंड आ रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो बेटा सारा आपका ये एक जस्ट न्यूमोनिक से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक न्यूमोनिक है, एंड मीट्स ईशान एंड फाइट्स अल्टीमेटली। ये आपको याद करवा देगा कि जो हमारे सर नेचुरल क्लासिफिकेशन है, उन्होंने क्या क्या फीचर्स को कंसिडर किया। सर उन्होंने ज्यादा फीचर्स कंसिडर किए। इनके सर फीचर्स ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल का, अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, आर्टिफिशियल सिस्टम, सर इन्होंने तो इसके कंपेयर में फ्यू कैरेक्टर स्टडी किए, तो आपको ये के बाद यही समझ में आ गया ना। यस सर, कंसिडर्ड फ्यू कैरेक्टर्स सर, ये कम कैरेक्टर्स बस वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लिए और फ्यू कैरेक्टर्स बस कंसिडर कर दिए। यस सर, जो आर्टिफिशियल सिस्टम आपने पिछले पेज पे बताया था, उसमें आपने ये पॉइंट नहीं लिखवाया था, क्योंकि भाई आपके ज्यादा कैरेक्टर्स कहां पे सर ज्यादा कैरेक्टर्स तो हमें यहाँ पे नजर में आ रहे हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नजर आ रहे हैं। एंड मीट्स ईशान एंड फाइट्स अल्टीमेटली। कैसे सर? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और अल्ट्रा स्ट्रक्चर।
यस सर, ये हमें पता चल गया। और भाई साहब आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या थे सर, दो ही बिगिन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो भी मॉर्फोलॉजिकल बेस पे थे सर। कौन से? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो उन्होंने फ्यू कैरेक्टर स्टडी किए। बिल्कुल सर, उन्होंने फ्यू कैरेक्टर स्टडी किए। यस सर, उन्होंने फ्यू कैरेक्टर स्टडी किए। उसके साथ साथ सर नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद आपका लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा सर? नेचुरल क्लासिफिकेशन को लिया तो हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सर ये कैसा था? 2 वाला था। ये कैसा है सर? थर्ड वाला पॉइंट है। यस सर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सर ये क्या है? इसे सिस्टम ही कहेंगे रे, कुछ टेंशन नहीं सर। सर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के तो हमें 2 पॉइंट्स पहले से ही याद है सर। इट वाज गिवन बाय इंगलर एंड प्रांटल, जो हाईफाई नाम थे इंगलर एंड प्रांटल, एंड इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स। यस सर, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पे बेस्ड थे। इसके बारे में फिर से लिख देता हूं सर, हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। यस सर, बेस्ड ऑन evolutionary relationship based on evolutionary relationship। yes sir, ये एक assumption बताता है जिसका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड में लटका सकता है। सर कैसे लटकाएगा? यस सर, ये क्या है? ये क्या कहता था सर? इट assumes that plants belonging to same taxa have a common ancestor। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप याद रखना कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में बच्चे क्या बोलेंगे? सर इसमें तो बहुत कम लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, लेकिन ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक अजम्पशन लेता है कि भाई जो सेम टैक्सा के जो मेंबर्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। यस सर। सर ये एंसेस्टर का मतलब क्या है और ये टैक्सा का मतलब क्या है? सर ये टैक्सा का मतलब हमने कहां पे सुना हुआ है? टैक्सा का मतलब क्या है यार? ये कैटेगरी होती है, सेम कैटेगरी। टैक्सा का मतलब क्या होता है सर? कैटेगरी होती है, सेम कैटेगरी होगी। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है सर? एंसेस्टर तो एक इंग्लिश वर्ड है, हमें पता है। एक होगा तो वो कॉमन इससे आया होगा, इसके बच्चे ये एंसेस्टर एक कॉमन उसका साथी होगा जिससे आपकी पूरी जनरेशन आई होगी। यस सर, इसे हम एंसेस्टर्स कहेंगे। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमें सर क्या रखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे ये बेस्ड होता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे ये बेस्ड होता है, और जो हमारे पास प्लांट्स एक सेम टैक्सा के आते हैं, कॉमन टैक्सा के जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। जी सर, उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। तो जो अगर मैं आपको बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की है, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यस सर, अगर मैं आपको बोलूंगा कि सर फाइलोजेनेटी यहां पे क्यों काम कर रहा है, एक आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम तो समझ में हो गया, लेकिन सर हमें इसका और थोड़ा फील देना। देखो अगर मेरे पास ए है तो सर उसके 2 बच्चे हो गए, अगर उसका एक बच्चा है बी और उसका एक बच्चा है सी। यस सर, बी के भाई साहब 2 बच्चे हो गए, डी हो गए और ई हो गए। यस सर, और आपके ई के 2 बच्चे हो गए, एफ और आपका हो गया जी। जी सर। यस सर, और मेरे पास एक दूसरा है भाई साहब। यस, दूसरा है सर, उसके पास अपना है एक्स है अपने पास, वो पैदा कर रहा है वाई और जेड को, और वाई आपका एक लड़के को पैदा कर रहा है, दैट इज
एल को। यस सर। भी यहां से आपको क्या पता चलेगा सर, ए आपका इनका कॉमन एंसेस्टर है, ए इनका कॉमन एंसेस्टर है, मतलब अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनिटी ये सारे एक ही टैक्सा के होंगे। यस सर। और ये एक्स इनका सारे का कॉमन एंसेस्टर है, तो ये सारे एक टैक्सा के होगी। यस सर। तो मैं अगर आपको यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, D is more similar, D is more similar to, ऑप्शंस आपको दे दूंगा। ए ऑप्शन आपका आता है बी और दूसरा आपका ऑप्शन आता है वाई। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? सर ये आपने थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, आई होप आप सबको विजिबल है। विजिबल है क्या यार? यस सर, ये हमें विजिबल है। विजिबल है कि भाई यहाँ पे D इज मोर सिमिलर टू B या फिर Y। अगर आपको ये चार्ट देखने को मिला है तो आप यहाँ पे जल्दी से आंसर करना, जल्दी से यहाँ पे आंसर करना अगर आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो B है वो आपका पेरेंट है D का, जो B है आपका D और E का पेरेंट है, और वेरस X तो इसमें आता है। तो हम सिमिलरली बता सकते हैं जो हमारा B तो है वो इसका पेरेंट है। भाई ये इसका और इसका क्या रिलेशनशिप है सर? हम डायरेक्टली आंसर कर देंगे सर B इज ज्यादा D इज ज्यादा सिमिलर टू B। और बिल्कुल सही है भाई साहब, सबका आंसर यहाँ पे सही है। मतलब ये अपन ने किससे निकाला? इससे ही तो कहते हैं फाइलोजेनिटी। हम एंसेस्टर चेक कर रहे हैं, हम इनके एंसेस्टर्स चेक कर रहे हैं और इनकी सिमिलैरिटीज बता रहे हैं। सर एफ ई किसके ज्यादा सिमिलर होगा? सर बी के ज्यादा सिमिलर होगा। यस सर। सी वाला ए से ज्यादा सिमिलर होगा ना कि एक्स से। यस सर। हम इनका बस एक कॉमन एंसेस्टर पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। यस सर। हमने यहाँ पे नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हमने क्या कर दिया है सर? कवर कर दिया है। नेचुरल सिस्टम को और हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हमने कवर कर दिया है। यस सर, हमने यहां पे इसे कवर कर दिया हुआ था। उसके साथ साथ हमारे पास अभी छोटे छोटे हमारे पास 3 सिस्टम्स बचे हुए हैं जो मैं आपको 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप फ्री हो सके। क्यों सर? हम 10 मिनट और एक्सटेंड क्यों करें? बेटा आपका ये लिंकेज में टॉपिक आता है। यस सर। ठीक है सर। नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हो गया। रिवीजन करवा दूं सर, नेचुरल क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ था, बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया हुआ था। ये है बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंग द प्लांट्स। यस सर। उसके साथ साथ ये सर हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोलॉजी लेता है, उसके साथ साथ एनाटॉमी लेता है, उसके साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी लेता है, उसके साथ साथ अल्ट्रास्ट्रक्चर लेता है, उसके साथ साथ सर फाइटोकेमिस्ट्री लेता है। सर आपने बताया एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। हमने यहाँ पे एक न्यूमोनिक लिखवाया था कि एन मीट्स ईशान and fights ultimately and sir A double N का साउंड आ रहा है। एनाटॉमी मी में M का साउंड आ रहा है सर, मॉर्फोलॉजी। ईशान सर आपने E का साउंड आ रहा है, E एम्ब्रियोलॉजी। और फाइट में सर फाइटो का साउंड आ रहा है, फाइटोकेमिस्ट्री। और सर आपका अल्टीमेटली का मतलब होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। यस सर, हमें 5 पॉइंट्स हमारे टिप्स पे हो गए। न्यूमोनिक की हमें जरूरत थी तो हम ले लेंगे, वरना हमें याद है। यस सर। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा सर? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो अभी सबसे ज्यादा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मोस्ट एक्सेप्टेड अभी के साथ पे सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होता है सर। इसे दिया था इंगलर और प्रांटल ने। इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। उसके साथ साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया तो सबका ही करेक्ट आ गया, आपको पता चल गया सर एंसेस्ट्री कैसे देखेंगे सर। ये यहाँ पे क्या करता है? एक अज्यूम करता है जो सेम टैक्सा के मेंबर है उनके पास एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी। यस सर। पूरा कवर हो गया, मिटा सकता हूं क्या? और एक ही पेज में आपका आगे का कंटेंट क्लियर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आप पढ़ाइए, इसमें तो और ज्यादा मजा है। अगर ये जो सबसे आपको बोरिंग वाला टॉपिक भी इतने मजेदार लग रहा है, मतलब आप पढ़ाई के लिए बहुत सक्षम है भाई। आप अभी आगे देखना, अभी आपका एल्गे का टॉपिक आएगा जिसमें आपके डायग्राम्स बनेंगे। एल्गे का मैं टॉपिक ले लूंगा भाई साहब, नेक्स्ट लेक्चर एल्गे का ही है। उसके ऊपर तो भाई साहब अपने और भी कंसेप्चुअल, ज्यादा कंसेप्चुअल, ये मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूं यार, ये क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसका इतना ज्यादा रोल होता है।
लिख लिख के आपने बोर्ड की हालत थोड़ी सी डाउन करवा दी है। हाँ सर, यस। तो अपने पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएगा अभी when, यहां पे देखना, when the fossil evidences were not available, we needed some more क्राइटेरिया। सर सम मोर हमें चीजें चाहिए थी, सम मोर क्राइटेरिया, स्पेशली जब भी हमारे पास फॉसल के एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो हमें सम मोर क्राइटेरिया की अवेलेबल लगी। सर फॉसल एविडेंस हमारे पास वर नॉट अवेलेबल। सर एबल लिख दिया है आपने, नॉट अवेलेबल, वर नॉट सर क्या सर? वर नॉट अवेलेबल, छोटे में लिख दूं अवेलेबल। यस सर, आपने लिख दिया। यस, वर फॉसल एविडेंसेस वर नॉट अवेलेबल। तो हमें और थोड़े टैक्सोनॉमी और थोड़ी इसकी जरूरत पड़ी। सर इसे हमने टैक्सोनॉमी में डिवाइड कर दिया है। सर टैक्सोनॉमी मतलब ही हम क्लासिफाई वगैरह नॉमेनक्लेचर ये सब करते आ रहे हैं, तो ये टैक्सोनॉमी का नाम मतलब हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। तो फॉसल हमें क्या क्या क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी? सर फ्लो चार्ट लिखिए और इसे खत्म कर दीजिए एक ही इसमें। यस सर, पहला हमारे पास आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हमारे पास आता है। उसके बाद सर हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे, कौन है सर? साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। यस सर, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आएगा सर? उसके बाद हमारे पास आएगा कीमो टैक्सोनॉमी। यस सर, हम क्लासिफाई वगैरह कर रहे हैं। 3 टैक्सोनॉमीज अभी हमारे पास फॉसिल्स वगैरह की अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें इन सारों की जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की साइटोटैक्सोनॉमी की और कीमो टैक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है सर? न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर एंड कोड। नंबर, कोई कोड्स भी कुछ नंबर्स में हो सकता है। यस सर, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? each and every characters were studied। सर हर एक कैरेक्टर स्टडी किया। सर हर एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए तो सर अकेला इंसान तो काफी नहीं है। यस सर, इसलिए आपके बुक में लिखा गया है कंप्यूटराइज्ड वे में इन्हें ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना होगा। यस सर, तो क्या बोला मैंने? ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स वर स्टडीड। यस सर, they were given specific कोड्स और नंबर्स उन्हें दिए गए थे। सर ये तो हमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से ही पता चल गया। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स और कोड के फॉर्म में हमने क्या किया सर? ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स लिखते गए और उन्हें कोड्स देते गए। यस सर, कैरेक्टर्स वर लिस्टेड यूजिंग कंप्यूटर। सर जल्दी जल्दी काम करना है तो मशीन की तो जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर से हमें लिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स है। A lot of characters taken, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए गए। एक एक प्लांट के ऊपर 100-200 कैरेक्टर्स भी लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या करते हैं सर? हम कैरेक्टर्स
लेते रहते हैं। यस सर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। दे वर गिवन स्पेसिफिक कोड्स या फिर नंबर्स, इसलिए नाम है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जी सर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम है। कैरेक्टर्स आपके लिस्ट किए गए थे सर, कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। जी सर, कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टेकन किए गए थे और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस। यस सर, ये कुछ आर्टिफिशियल जैसा तो नहीं है, नहीं, हर एक कैरेक्टर्स को एक एक नंबर दिया गया था। ऑल कैरेक्टर्स वर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। जी सर, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी थी इन्होंने। तो भाई साहब यही है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यही है भाई साहब आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सर ये तो कितना इजी था। न्यूमेरिकल शब्द से हमें पता चल गया नंबर्स एंड कोड से रिलेटेड है, मतलब ये जितने भी कैरेक्टर स्टडी करेंगे उन्हें एक नंबर या फिर कोड देंगे। यस सर, और इन्हें इनके लिए कैरेक्टर्स को लिस्ट करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने बताया ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर टेकन। ऑल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस ली जाती है। यस सर, इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन की जाती है। तो ये आप नोट कर सकते हो यार, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम से ही आपने कितने सर सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए नाम से ही। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। यस सर, साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी सर, यहां पे आप कुछ बता सकते हो क्या नाम से लेकर? यस, साइटो टैक्सोनॉमी के बारे में बता सकते हो क्या सर? साइटो में क्या होता है? सेल का साउंड आ रहा है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। यस सर, सेल में क्या होता है भाई साहब? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर? क्रोमोसोम तो आप नहीं कहना चाह रहे ना? यस सर, क्रोमोसोम ही मैं कहना चाह रहा हूं। तो कभी कभी स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि सर न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहेंगे? अरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा सर? आंसर यही होगा हमारे पास, साइटोटैक्सोनॉमी ही आंसर होगा। तो ट्विस्टेड क्वेश्चंस के लिए भी अपन तैयार है। सेल्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी या फिर हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा सर? साइटोटैक्सोनॉमी होगा। बिल्कुल सही बात है सर। उसके साथ साथ क्या किया जाता है सर? स्टडीज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर एंड बिहेवियर, एंड बिहेवियर। तो सर हमें ये तीन चीजें स्टडी करने पड़ते हैं। पहले हमें स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद नंबर को, उसके बाद बिहेवियर को। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? सिंपल, क्रोमोसोम का एनबीएस, एनबीएस याद रखोगे क्या? क्रोमोसोम का एनबीएस सर स्टडी क्या करेंगे? क्रोमोसोम का एनबीएस, नंबर बिहेवियर स्ट्रक्चर, नंबर बिहेवियर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का क्या स्टडी करेंगे? एनबीएस करेंगे सर स्टडी। तो आपका साइटोटैक्सोनॉमी हो गया सर खत्म। सर इतना छोटा सा, इतना छोटा सा? हाँ भाई साहब बहुत छोटा है। के कीमो तो इससे भी छोटा है रे। कीमो का मतलब सर आपने पहले ही बताया था, केमिकल होता है इसका। केमिस्ट्री हो, कीमो हो, केमिकल्स इसका मतलब होता है। यस सर, स्टडीज, स्टडीज डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स हम स्टडी करेंगे जो हम प्लांट से, फॉर आवर पर्पस, केमिकल्स फॉर आवर पर्पस। सर अपने पर्पस के लिए तो चाहिए ना, अपने पर्पस के लिए तो चाहिए ना। यस सर। सर इसमें आप एक एग्जाम्पल लिखना जो आपके बुक में नहीं है लेकिन आपके 12th क्लास में है। जी सर, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। क्या है सर? कीमो टैक्सोनॉमी में सर कीमो का मतलब केमिकल्स, मतलब डिफरेंट केमिकल्स फॉर आर पर्पस, अपने लिए सर ये स्टडी होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? आपका एक प्लांट होता है रोवोल्फिया। सर कुछ इकोलॉजी की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, रोवोल्फिया सर, रोवोल्फिया सर स्पीशी क्या होगी? वोमिटोरिया, वोमिटोरिया से अपने को क्या मिलता है सर? वी गेट रेजरपाइन, रेजरपाइन, रेजरपाइन। ये रेजरपाइन क्या करता है सर? ट्रीट्स हाई ब्लड प्रेशर।
क्या करता है सर ये? ट्रीट्स हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन की केस सर हमने जूलॉजी में पढ़ी है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन बॉटनी में आप पढ़ोगे कि वोल्फिया वोमिटोरिया हमें वी गेट रिजर्पाइन। सर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बोर्ड्स में भी देखा हुआ है, सवाल इससे आया है। रिजर्पाइन ट्रीट किसके लिए? ट्रीट्स हाई ब्लड प्रेशर। सर ये कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी सर इतने छोटे छोटे थे, इन्हें तो रिवाइज करने में भी बस 2 सेकंड्स लगेंगे। जी सर बस 2 सेकंड्स आप देखिए, इन्हें रिवाइज करने में लगेंगे। सर साइटोटैक्सोनॉमी में साइटो का मतलब क्या होता है सर? सेल में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का क्या करना है बता सर क्रोमोसोम का एनबीएस करना है। क्या करना है? नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। खत्म बात हो गई सर। केमिकल टैक्सोनॉमी हम क्या करेंगे सर? डिफरेंट केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो अपन अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो गया वोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हमें उससे रिजर्पाइन मिलता है, दैट ट्रीट्स हाई ब्लड प्रेशर, वहां से आपका ट्रीट हो जाता है। तो आपने कवर कर दिया है भाई साहब आपका क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। पूरे मोस्ट डिटेल्ड वे में हमने यहाँ पे सारी चीजें डिकोड की है। आई होप यू गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। तो हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा सर? हमने पहले इंट्रोडक्शन की बात की, प्लांट किंगडम को इंट्रोडक्शन हमने कवर किया। उसके बाद सर हमने सिस्टम्स देखे एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद सर हमने ये 3 टैक्सोनॉमीज को पढ़ लिया था। जब फॉसिल्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हमें ये क्राइटेरियाज भी लेने पड़े, न्यूमेरिकल, साइटो और हमें कीमोटैक्सोनॉमी को डिटेल में पढ़ना पड़ा। यस सर। तो ये है बेटा आपका पहला लेक्चर ऑन प्लांट किंगडम। अगली बार अपन पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में बहुत डिटेल में। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपका सारा पार्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका इस पे कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। होप फॉर बेस्ट कमेंट्स की मैं विशेष रखता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।